स्टूडेंट्स, आज हम आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का जो टॉपिक है पक्सीनिया एंड वीट रस्ट के बारे में आज बात करेंगे। देखिए, वीट रस्ट जो है यह हम इसको तीन प्रकार से पढ़ सकते हैं। यह तीन प्रकार का होता है। एक तो ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट, जो कि पक्सीनिया ग्रैमिनिस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। दूसरा है स्ट्राइप वीट स्ट्राइप या लीफ रस्ट स्ट्राइप कहते हैं इसको। ये पक्सीनिया स्टीरियोफॉर्मिस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, येलो रस्ट होता है। और लीफ के ऊपर ही दूसरा जो है ब्राउन रस्ट, यह उत्पन्न किया जाता है पक्सीनिया रिकॉन्डिटेटा के द्वारा एवं पक्सीनिया टेट्रेसिनिया के द्वारा। ये जो महत्वपूर्ण रोग हैं हम इसमें आज चर्चा करेंगे ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट की, दैट इज़ कॉज्ड बाय पक्सीनिया ग्रैमिनिस। ये जो रोग है इसके लिए जिम्मेदार जो रोगजनक है पक्सीनिया ग्रैमिनिस, इसके बारे में यह कैसे रोग उत्पन्न करता है तथा इसका जीवन चक्र क्या है, इसमें कौन कौन से स्पोर्स पाए जाते हैं जो कि एकांतर क्रम में अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, पक्सीनिया ग्रैमिनिस जो है इसके सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में जान लें। पक्सीनिया ग्रैमिनिस को बैसिडियोमाइसीटीज के क्लास टीलियोमाइसीटीज के अंतर्गत रखा गया है। टीलियोमाइसीटीज के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण रोग कारक समूह आते हैं। एक तो रस्ट जो रोग उत्पन्न करते हैं और दूसरा स्मट रोग उत्पन्न करते हैं। तो रस्ट और स्मट जो भी हैं वो क्लास टीलियोमाइसीटीज के अंतर्गत आते हैं। इनके जो अगला है ऑर्डर जो है रस्ट का, वह है यूरिडिनेल्स। एक्चुअली टीलियोमाइसीटीज के अंतर्गत दो गण आते हैं, यूरिडिनेल्स एंड अस्टिलेजिनेल्स। तो जो पक्सीनिया है वह यूरिडिनेल्स में आता है। वास्तव में यूरिडिनेल्स गण के अंतर्गत रस्ट रखा गया है और अस्टिलेजिनेल्स गण के अंतर्गत स्मट को रखा गया है। तो जब हम स्मट पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्लास टीलियोमाइसीटीज के अंतर्गत ऑर्डर चेंज हो जाएगा और ऑर्डर अस्टिलेजिनेल्स को हम पढ़ेंगे। तो आज हम क्लास टीलियोमाइसीटीज का जो रस्ट ऑर्डर है यूरिडिनेल्स, इसकी फैमिली है पक्सीनिएसी और जीनस होगा पक्सीनिया, और स्पीसीज जैसे कि बात की ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट की स्पीसीज ग्रैमिनिस के बारे में आज हम बात करेंगे। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं यूरिडिनेल्स के वो इस प्रकार हैं कि ये सदस्य जो हैं इसके ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, अविकल्पी परजीवी। अर्थात ये जो पैथोजन है यह पैथोजन स्पेसिफिकली उसी होस्ट पर अपना संक्रमण उत्पन्न करता है, उसी होस्ट से अपना पोषण प्राप्त करता है जिस पर वो रोग उत्पन्न करता है। जैसे कि पक्सीनिया ग्रैमिनिस टेट्रेसाई जो है यह वीट जो है गेहूं का पादप, उसके ऊपर रोग उत्पन्न करता है। तो पक्सीनिया ग्रैमिनिस इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट, अविकल्पी परजीवी है। यह एक हेट्रोसियस पैरासाइट है, अर्थात इसके जो परपोषी हैं वह एक से अधिक होते हैं। भिन्नाश्रयी प्रकार का परजीवी है, यानी कि यह अपना जो जीवन चक्र है एक से ज़्यादा परपोषी पर अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। तो एक से ज़्यादा परपोषी पर जीवन चक्र पूर्ण करता है तो वो कौन कौन से हैं? एक तो है वीट गेहूँ जो इसका, और दूसरा है बारबेरी। बारबेरिस जो है वह झाड़ी नुमा एक वृक्ष होता है, तो बारबेरी इसका द्वितीयक परपोषी है। वीट जो है इसका प्राइमरी होस्ट होगा, प्राथमिक परपोषी होगा। बारबेरी जो है सेकेंडरी, द्वितीयक या फिर एकांतरित होस्ट होगा। पक्सीनिया ग्रैमिनिस को अगर हम एक उसमें सेंटेंस में देखें तो इट इज़ एन ऑब्लिगेट पैरासाइट पॉलीमॉर्फिक, अर्थात इसके एक से अधिक रूप पाए जाते हैं क्योंकि इसमें एक से अधिक प्रकार के बीजाणुओं या स्पोर्स इसमें उत्पन्न होते हैं।
एक से अधिक प्रकार के, वास्तव में इसमें कुल मिलाकर जो बीजाणु पाए जाते हैं उनकी 5 प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। 5 प्रावस्थाएं होती हैं, जिनमें से 0 प्रावस्था तो कहा गया है पिक्नियोस्पोर या स्पर्मेशियोस्पोर को, जो कि अगुणित प्रकार की होती है तथा इसमें केंद्रक की संख्या 1 होती है। प्रथम प्रावस्था रखा गया है एसियोस्पोर्स को, जो कि एसियम नामक बीजाणु उत्पन्न करता है और ये अगुणित होते हैं और इनमें भी केंद्रक की संख्या 2 होती है। तृतीय प्रावस्था, जिसको हम वास्तव में द्वितीय प्रावस्था होगी, क्योंकि 0 तो हो गई थी पिक्नियोस्पोर या स्पर्मेशियोस्पोर, और प्रथम प्रावस्था है एसियोस्पोर और द्वितीय प्रावस्था हो जाएगी इसमें यूरिडोस्पोर। यूरिडोस्पोर्स भी जो है वो अगुणित होते हैं तथा इनमें केंद्रकों की संख्या 2 होती है। टीलियोस्पोर तीसरी प्रावस्था टीलियोस्पोर होती है, तो यह टीलियोस्पोर जो होते हैं द्विगुणित होते हैं, ठीक है। तो 2 केंद्रक की इसमें पाए जाते हैं। अगली प्रावस्था है, चौथी प्रावस्था, वो होगी बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर अगुणित होंगे तथा इनमें 1 केंद्रक पाया जाएगा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 5 प्रावस्थाएं इसमें पाई जाती हैं। पहली तो हमने बात की स्पर्मेशियोस्पोर, दूसरी है स्पर्मेशियो मतलब पहली जो है स्पर्मेशियोस्पोर या पिक्नियोस्पोर, हम इसको पिक्नियोस्पोर भी कहते हैं। यह 0 प्रावस्था होगी। अब जो दूसरी प्रावस्था है उसको हम फर्स्ट स्टेज कहेंगे। फर्स्ट स्टेज में एसियोस्पोर होंगे, सेकंड स्टेज में यूरिडोस्पोर होंगे, थर्ड स्टेज में टीलियोस्पोर होंगे और फोर्थ स्टेज में बेसिडियोस्पोर होंगे। ये जो तीनों हैं, यूरिडोस्पोर, टीलियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, ये वीट पर पाए जाते हैं, और जबकि स्पर्मेशियोस्पोर या पिक्निडियोस्पोर एवं एसियोस्पोर जो है वो बर्बेरिस पर पाए जाते हैं। तो ये जो प्रावस्थाएं हैं, ये 5 प्रावस्थाएं इसमें पाई जाती हैं। तो ये 5 प्रावस्थाएं में से 3 प्रावस्था तो यह जो है गेहूं पर अपनी पूर्ण करता है, और बाकी जो 2 प्रावस्थाएं हैं वह यह बर्बेरिस पर पूर्ण करता है। तो इस प्रकार इसमें 2 होस्ट हो जाते हैं और अपना जीवन चक्र उपयुक्त 2 होस्ट पर अपना पूर्ण करता है, जिसमें एक तो प्राथमिक परपोषी गेहूं हो गया और द्वितीय परपोषी या एकांतरित परपोषी बर्बेरिस हो गया। इसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर में जैसा कि बात की हमने, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ये अंतः परजीवी के रूप में रहते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। कवक जाल जो है इनका सुविकसित होता है, शाखित या ब्रांच्ड होता है एवं अंतराकोशिकीय होता है, ठीक है। पोषण जो है ये हॉस्टेरिया के द्वारा ग्रहण करते हैं, जो ज़्यादातर कवक करते हैं। हॉस्टेरिया गोलाकार हो सकते हैं या फिर उंगली नुमा हो सकते हैं, उंगली नुमा जैसे प्रवर्ध निकले रहते हैं, इस प्रकार हो सकते हैं। अच्छा, इसमें चूँकि कुछ स्पोर्स अगुणित होते हैं, कुछ स्पोर द्विगुणित होते हैं, तो इन स्पोर्स के जर्मिनेशन के द्वारा बनने वाला जो माइसीलियम होगा, इसको 2 प्रकार का होता है। पहला तो प्राइमरी माइसीलियम, जो कि मोनोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें, अर्थात एक केंद्रकीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। जबकि दूसरा होता है जो सेकेंडरी माइसीलियम होता है, जिसमें द्विकेंद्रकीय डाइकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें क्लैंप कनेक्शन और डॉलीपॉड सेप्टम नहीं होता है, ठीक है। और जैसा कि बात की, ये भिन्नाश्रयी प्रकार के कवक हैं, हेट्रोसियस कवक हैं, यानी कि एक से अधिक इनके परपोषी होते हैं, होस्ट होते हैं। तो ये तो पैक्सिनिया ग्रैमिनेस टेट्रिसाई का जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए। पैक्सिनिया का जो सिस्टमिक पोजीशन है वो हमने देख ही लिया है। यह किंगडम माइकोटा के अंतर्गत डिवीजन यूमाइकोटा और सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना के अंतर्गत आते हैं, जिसकी क्लास टीलियोमाइसिटीज होगी और यूरिडनेल्स होगी, फैमिली पक्सिनियेसी होगी, जीनस पक्सिनिया और स्पीसीज ग्रैमिनेस होगी। यदि हम पक्सिनिया का हैबिटेट देखें तो यह देखेंगे कि यह वंश एक बड़ा समूह है, जिसमें लगभग 1800 प्रजातियां जो हैं इसमें सम्मिलित की गई हैं।
कायिक संरचना के अंतर्गत हम देख चुके हैं कि जो माइसीलियम है या कवक जाल है वह अंतराकोशिकीय और शाखित एवं सेप्टेट होता है, पटयुक्त होता है। ये जो सेप्टा होते हैं ये छिद्रयुक्त होते हैं। जो सेप्टा होंगे वो छिद्रयुक्त हो गए, जिनकी सहायता से जो है एक कोशिका से दूसरी कोशिका के मध्य, जीवद्रव्य के मध्य संपर्क में बना रहता है। तो अब हम इसके जीवन चक्र की बात कर लेते हैं। पक्सिनिया ग्रैमिनिस का जीवन चक्र कैसा होता है, अर्थात इसमें जीवन चक्र में कौन कौन सी प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो वीट है या लाइफ साइकिल का पूरा दे रखा है डायग्राम। ये जो वीट है, वीट का प्लांट है, इस पर एसियोस्पोर्स आ जाते हैं। स्प्रिंग में क्या होगा कि जब यहाँ पर दक्षिणी भारत में या जो मध्य भारत है यहाँ पर जो है ये जब उगाया जाता है गेहूँ, तब गेहूँ उगाया जाता है, उसी दौरान उसके लगभग जो है ऊपर बर्बेरिस से स्पर्मेशिया और एशियोस्पोर्स जो हैं वो हवा के द्वारा वातावरण में प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो जब हवा चलती है उत्तर भारत से मध्य भारत एवं दक्षिणी भारत की तरफ, तब ऐसी स्थिति में एसियोस्पोर्स भी हवा के साथ उड़ कर आते हैं और जो है वीट को संक्रमित कर देते हैं। तो ये जो वीट का जो प्लांट है, इस पर एसियोस्पोर्स का डिस्पर्सल हो जाता है और एसियोस्पोर्स वीट पर आकर के रुक जाते हैं और यहाँ पर आकर वे वीट पादप को संक्रमित कर देते हैं। डाइकैरियोन एसियोस्पोर्स हैं, अर्थात दो केंद्रक पाए जाएंगे इनमें। अब जो है यह जर्मिनेशन होता है, यहाँ पर कवक जाल बनाता है। कवक जाल बनाता है तो कवक जाल बनने के पश्चात उस पर जो स्पोर्स लगते हैं वो स्पोर लगेंगे यूरिडियोस्पोर्स। यूरिडोस्पोर्स जो हैं, ये यूरिडोस्पोर्स जो है, इनकी संरचना के बारे में हम देख लेते हैं। ये एक केंद्रकीय होंगे तथा द्विकेंद्रकीय होंगे तथा अगुणित प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पर इसकी संरचना के बारे में देख रहे हैं। ये मान लीजिए कवक जाल है। ये कवक जाल कहाँ से आया? ये जो कवक जाल है माइसीलियम, ये कहाँ से आया? जो अंतरकोशिकीय है, यह आया एसियोस्पोर्स के जर्मिनेशन के द्वारा। जर्मिनेशन हुआ, कवक जाल बन गया। अब कवक जाल से नए जो है स्पोर्स का निर्माण हो रहा है। ये स्पोर्स कौन से हैं? यूरिडोस्पोर्स। इन यूरिडोस्पोर्स की यदि हम संरचना के बारे में देखें तो हम पाएंगे कि इसमें दो आवरण पाए जाते हैं। ऊपर की ओर तो एक्साइन है और नीचे की ओर इसमें इंटाइन है। आप देख रहे हैं, बाहरी जो आवरण है उसको हम एक्साइन कहेंगे और आंतरिक आवरण को हम इंटाइन कहेंगे। बीच में जो है इसमें जर्म पोर पाया जाता है। जर्म पोर वह छिद्र होता है जहाँ से जब यूरिडोस्पोर्स जर्मिनेशन करेगा तो यहाँ से हाइफी निकलेगा। ये स्टाक पाया जाता है जिसको हम यूरिडोफोर भी कह सकते हैं। इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। ये जो दो केंद्रक हैं अगुणित प्रकार के होते हैं। तो ये यूरिडोस्पोर कैसे लगते हैं आप इस स्टेज में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रप्चर्ड एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस को जो है वो फट चुकी है और यूरिडोस्पोर्स बाहर आकर के निकल रहे हैं। तो यह पर्ण जो है इसका आपके वीट की जो आंतरिक संरचना है उसका है। तो अब ये यूरिडोस्पोर्स जो है इसमें निर्मित हो चुके हैं। तो आगे हम देखते हैं क्या होता है। ये यूरिडोस्पोर निर्मित हो चुके हैं, उसके बाद इन यूरिडोस्पोर के जर्मिनेशन के द्वारा माइसीलियम बनता है और ये जो माइसीलियम है वह अब नए जो स्पोर्स हैं उनको निर्माण करता है, जिनको टीलियम या टीलिया कहा जाता है। टीलियोस्पोर्स जो हैं ये लेट समर में होते हैं। ये भी द्विकेंद्रकीय संरचनाएं होती हैं जिनमें अगुणित जो है केंद्रक पाए जाते हैं। लेकिन ये जो अगुणित केंद्रक पाए जाते हैं द्विकेंद्रकीय संरचना, इसका देखिए आप संरचना को देख लेते हैं एक बार।
ये देखिए यहाँ पर ये तो यूरिडोस्पोर हो गए, ये टीलियोस्पोर हो गए। तो ये टीलियोस्पोर में आप द्विकेंद्र की संरचना देख रहे हैं। तो ये जो केंद्रक हैं वास्तव में द्विगुणित हैं। इसमें पहले क्या होता है कि ये इस प्रकार होते हैं कि इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं और इस ऐसे दो केंद्रक पाए जाते हैं। ये दोनों केंद्रक इनमें कैरियोगेमी हो जाती है, अर्थात ये दोनों केंद्रक जो है आपस में मिलकर एक केंद्रक बना लेंगे, ये भी एक केंद्रक बना लेंगे। तो इस प्रकार की संरचना बन जाती है ये। ठीक है, तो अब मान लीजिए जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये दो दो केंद्रक हैं। ठीक है, तो इसमें ये दोनों तो अगुणित हो गए, ऊपर वाले भाग में दो अगुणित, नीचे वाले भाग में दो अगुणित। जब ये अगुणित यानी कि n प्लस n इन दोनों के मध्य कैरियोगेमी हो जाएगी, कैरियोगेमी, तो कैरियोगेमी का अर्थ है कि दोनों केंद्रक आपस में जुड़ जाएंगे। तो n प्लस n कितना हो गया 2n। तो ऐसी स्थिति में ये जो टीलियोस्पोर होंगे ये कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे। तो डिप्लॉयड टीलियोस्पोर्स का निर्माण हो जाता है। जबकि यूरिडोस्पोर कैसे थे, ये जो है आपके अगुणित थे, अब ये द्विगुणित हो गए। तो टू सेल्ड टीलियोस्पोर n प्लस n किन के अंतर्गत हैं, तो ये जो n प्लस n है कैरियोगेमी के द्वारा द्विगुणित प्रकार के हो जाते हैं और वेंटरिंग इन टू डिप्लॉयड टीलियोस्पोर। अब इसको ये जो तीन प्रावस्थाएं हैं, ये दोनों प्रावस्थाएं जो हैं गेहूं के पादप पर एक महत्वपूर्ण प्रावस्थाएं उत्पन्न होती हैं। इसको डिटेल में जो है हम और बाद में देखते हैं।